दोस्तों सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आगे जाने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है जाके देखें। देख के अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि फर्दर जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या टॉपिक हम कराने वाले हैं वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया, आप लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग जानने के पहले मैं आप सभी से सबसे जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि हम अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं। अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी हम बोलते हैं, ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो सीधा सा बात है, मान लीजिए ये एक तरह से लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? बिजनेस का लैंग्वेज है। यानी जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह जो भी है, जो लैंग्वेज होता है उसी तरह का एक लैंग्वेज है अकाउंटिंग, जो किसकी भाषा को हमें दर्शाता है? बिजनेस की भाषा को। यानी बिजनेस में अगर कुछ कम्युनिकेट करना है हमें, तो हमें जिस भाषा के थ्रू हमें वो पता चलेगा वो होगा अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब अकाउंटिंग अभी ज़रूरी क्यों है? अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों? बिजनेस में अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है? उसकी भाषा ज़रूरी क्यों है? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर एक रहता है कि अलग अलग तरीके का, मान लीजिए हमारे कंट्रीज़ में जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, किसी कहीं की इंग्लिश होगी, कहीं की फ्रेंच होगी, अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट तो नहीं है इस भाषा का। तो अब बिजनेस तो ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस हो रहा है, तो फिर एक जनरल एक जो लैंग्वेज है वो बनाया गया अकाउंटिंग के रूप में, ताकि बिजनेस कहीं का भी हो, भाषा एक हो। अगर वहाँ पे राम का मतलब राम हो तो इंडिया में भी राम का मतलब राम हो। तो इसीलिए अकाउंटिंग एक लैंग्वेज बिजनेस का बनाया गया है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो हमें वेरियस जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं या जो कुछ भी है, जो भी चीज़ें कम्युनिकेट करना है लोगों के थ्रू, तो हम अकाउंटिंग के थ्रू उसको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि पहले बुक कीपिंग होता क्या है। तो बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? जो हमारे डे टू डे जो चीज़ें हैं, जो हम बिजनेस लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का काम बुक कीपर जो होता है उसका काम क्या होता है? जो बुक्स में रिकॉर्डिंग का काम होता है वो बुक कीपर करता है। उसका जो भी है वो बुक कीपिंग का काम है, वो रिकॉर्ड करेगा। बुक कीपिंग क्या रिकॉर्ड करेगा? तो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। डे बाय डे एक क्रोनोलॉजी मैनर में रिकॉर्ड करेगा। डे बाय डे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का अगर हम इन जनरल डेफिनेशन जाएं तो अकाउंटिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, और रिजल्ट जो होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट किसके लिए करते हैं? जो एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर्स कौन है? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके जो यूजर्स हैं उनके लिए हम क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करके उसको समराइज करते हैं और रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एक रिजल्ट है। जो प्रॉफिट इंटरप्रेट कैसे करेंगे? हम क्लासीफाई करेंगे वेरियस ट्रांजेक्शन्स को, उसको एनालाइज करने के बाद समराइज करेंगे, और क्लासीफाई करने का, सॉरी मैं लिखना भूल गया, रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, फिर समराइज करके प्रॉफिट हमारा जो भी है जिस फॉर्मेट में भी आएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अकाउंटिंग का अगर डेफिनेशन बोले तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स टू एंड यूजर्स। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन अकाउंटिंग का। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग जो बुक कीपर होता है उसका काम सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, वो क्लासीफाई नहीं करता, वो एनालाइज और समराइज नहीं करता, रिजल्ट को इंटरप्रेट नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग होगा, जो बुक कीपर है जो है वो रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? तो क्या रिकॉर्ड करेगा? वो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बुक कीपर क्या रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम जानते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक इवेंट होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इवेंट होता है। ये इवेंट जो मॉनेटरी टर्म में
मॉनेटरी टर्म्स में दर्शाया गया हो और इस इवेंट के वजह से जो बिजनेस है, बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन पे असर पड़े, फिनेंशियल पोजीशन पे असर पड़े, इवेंट मॉनेटरी टर्म्स में हो और इस इवेंट का बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़े, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक कीपर क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड करेगा तो क्या ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो रिकॉर्ड करेगा? नहीं, हम इसके लिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड करेगा कि हाँ इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो फिर वो बुक कीपर जो है उसको रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन जो है कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? एक वैलिड क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ? बिजनेस कैसे पता करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है और इसको मेरे को बुक्स में रिकॉर्ड करना है? तो फिर उसके लिए देखते हैं कि कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या जिससे पता चले कि हाँ ये जो इवेंट है वो ऑकर्ड हुआ है और इस इवेंट के वजह से इवेंट जो ऑकर्ड हुआ है वो मॉनेटरी टर्म्स में व्यक्त है और वो इम्पैक्ट भी कर रहा है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है एक डॉक्यूमेंट है जो एक्ट करता है, एक्ट एज एन एविडेंस। किस चीज का एविडेंस है? ये ऑकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, ऑकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये उसका एविडेंस का काम करता है। मान लीजिए मेरे पापा ने 10 रुपया दिया कि जाओ पेन खरीद लो। ठीक है, अब मैं दुकान गया, 10 रुपये का मैंने पेन खरीदा, लेकिन एक्चुअल में वो 10 रुपये का पेन नहीं था, वो 8 रुपये का पेन था। तो मेरे को 10 रुपये मिला, मैंने 8 रुपये का पेन खरीदा, मैं घर आके मैंने बोल दिया कि मैंने 10 रुपये का पेन खरीदा। तो अब सिंस जिसने मुझे पैसा दिया है वो तो मुझसे पूछेंगे ना कि ये जो तुम बोल रहे हो 10 रुपये का तुमने खरीदा है पेन, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने 10 रुपये खरीदा है? तो फिर मेरे को क्या दिखाना होगा? तो मैं फिर दुकानदार के पास जाऊंगा, उसको बोलूँगा तो कि भाई मुझे 10 रुपये का मैंने सामान खरीदा है, मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा है? तो मुझे क्या देगा? कुछ एक बिल्स वगैरह या फिर कुछ कैश मेमो जो भी उसको देना होगा, एक पेज में लिख के देगा कि हाँ भैया। तो वो तो 10 रुपये लिख के देगा नहीं, वो कितना रुपया लिख के देगा? 8 रुपया। फिर मैं वापस जब आऊँगा तो मैं उनको दूंगा 8 रुपया। तो यानी जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो मुझे बता दे रहा है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने रुपए में हुआ है और क्या चीज़ का नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। मतलब मैंने पेन खरीदा, बुक खरीदा, मैंने कुछ सेल किया। तो यानी सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो एविडेंस का तो काम करता ही है कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके साथ साथ वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताता है किस टाइप का ट्रांजेक्शन है और वैल्यू भी बताता है कि उसका वैल्यू क्या है। तो ये हो गया आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब ये जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग एवरी ईयर चलता रहता है। हमारे जो अकाउंट्स का एक पीरियड हम डिफाइन करते हैं 12 मंथ्स का, वो जनरली आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च को एंड होता है। तो जरूरी नहीं है कि एंड होगा, बट नॉर्मली कंपनीज एक्ट जो है उस हिसाब से आपका ये फिनेंशियल ईयर होगा। तो इस जो ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, चलते रहे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ईयर जो क्लोज होगा वहाँ पे अपना फिर रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर दोबारा से वो अकाउंटिंग स्टार्ट होगा उसके अगले साल। तो ऐसे ही चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग करने का काम हमेशा चलता रहेगा, एवरी ईयर चलता रहेगा। तो इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट में बोले तो वो होता है आपका अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे को कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको क्लासीफाई करेंगे कि मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरे को ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो अब मेरे को रिकॉर्ड तो करना पता चल गया है, तो अब मैं कौन से हेड में रिकॉर्ड करूंगा? उसको क्या मैं एक्सपेंस दिखाऊं, उसको क्या मैं इनकम दिखाऊं? उसको मेरे को क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई करने के बाद मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्या करूंगा? मैं उसको लेजर पोस्टिंग करूंगा। मैं मतलब कि मैंने रिकॉर्ड किया डे बाय डे कि हाँ आज ये हुआ, आज ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए। अब उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? लेजर पोस्टिंग करने की जरूरत क्या है? रिकॉर्ड करने की जरूरत इसलिए कि मेरे को पता चलेगा कि हाँ एवरी डे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, और वहां से फिर क्या क्या रिकॉर्ड करना है मेरे को पता चल जाएगा। लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के बाद। लेजर पोस्टिंग क्यों जरूरी है? मान लो कि मैंने सैलरी पेमेंट किया, तो सैलरी तो एवरी मंथ पेमेंट हो सकता है या एवरी वीक हो सकता है, एवरी 15 डेज में हो सकता है। तो अगर मैं सिर्फ उसको डे बाय डे रिकॉर्ड किए जाऊंगा और मेरे को साल के लास्ट में जानना होगा कि मैंने साल भर में कितना सैलरी पेमेंट किया, तो अब बताओ मैं कैसे पता कर पाऊंगा? तब तो मेरे को एक एक दिन में देखना पड़ेगा किस किस दिन पेमेंट हुआ है, एक एक करके जोड़ना पड़ेगा।
तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, और सिंस बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होते हैं, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कोई भी एक खर्चा या कोई भी एक इनकम टोटल कितना रुपया का हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और उस जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको इस इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, ताकि अगर हमको जानना पड़े कि हाँ उस अकाउंट से रिलेटेड क्या आया गया है तो वो हम इन नटशेल एक बार में हम बता सकें, इसलिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब अकाउंट्स में अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो पहले मैं थोड़ा इसको मिटा लूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ। अकाउंट्स में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, मैं तब तक मैं मुंह से बोल रहा हूँ। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक दूसरा क्या होता है बच्चों बोलो, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है सबको पता चल रहा है कि पर्सनल अकाउंट जो होता है पर्सन से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट जो होता है किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड। अगर मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो अकाउंट्स दो तरह के होंगे, एक होगा आपका पर्सनल अकाउंट और एक होगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होंगे, एक होगा नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल या लीगल जो भी हम बोलें, और एक होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या बोला मैंने, पर्सनल अकाउंट जो होंगे वो तीन तरह के होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने बोला कि अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अभी हम बात करें कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे मैं राम श्याम जिसके बॉडी में ब्लड है, फ्लेश है, वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम, मोहन, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल मतलब जिसके बॉडी में ना ही फ्लेश है ना कुछ है, उसको बनाया गया है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब क्या, जो प्रकृति से आया है, और आर्टिफिशियल मतलब जिसको प्रकृति ने नहीं दिया है, जिसको मैन मेड है, जिसको हम लोगों ने बनाया है। जैसे लाइक कंपनी अगर कोई हुआ या कोई पार्टनरशिप हुआ, तो ये सारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ऐसे अकाउंट जो इन सबको व्यक्त करते हैं, या तो आर्टिफिशियल को या फिर नेचुरल को, लेकिन वो इनके नाम के थ्रू नहीं जाते हैं, कुछ थर्ड नाम से आते हैं लेकिन इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट जिसे हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और एक तरह से ये हमारा एसेट भी होता है। रियल अकाउंट जो होता है एक तरह से हमारा एसेट होता है, यानी रियल अकाउंट को हम बोल सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे लिए रियल अकाउंट होगा। जनरली क्या होता है, वो हमारा एसेट होता है। नॉमिनल अकाउंट जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब जहाँ अगर हम सोचेंगे तो समझ में आए कि हाँ है, ये चीज़ है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो फील कर सकते हैं, तो वैसे अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी, मेरे को मान लीजिए मैंने बोला मेरे को सैलरी मिला, तो आप ध्यान से समझो कि सैलरी मिला, मेरे को सैलरी नहीं दिख रहा, मेरे हाथ में रुपया दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा क्यों मिला है, वो सैलरी है। यानी रीजन तो हमें दिखता नहीं है, रीजन तो हमारे माइंड में होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो वैसे अकाउंट्स को अगर हम लिखेंगे तो वो कौन से अकाउंट्स होंगे, नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। तो ये हमारा हो गया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो अकाउंट्स हम लोगों ने क्यों जाना, क्योंकि हमने आगे इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे, उसको हम अकाउंट्स में शो करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट्स में। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को उस अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मेरे को वो डे बाय डे एंट्री जो हुई है वहाँ नहीं जाके मैं डायरेक्टली उस अकाउंट्स में जाके चेक कर सकता हूँ। तो अब उन अकाउंट्स को मेरे को बनाना है, तो इन्हीं दो टाइप्स में से इन्हीं जो भी अकाउंट्स है इन्हीं में से आइदर मैं पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा या फिर मैं इम्पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि मैंने चलिए अकाउंट्स मैंने बना लिया, अब जो मैं
रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं एक ट्रांजेक्शन्स के, एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो दो होते हैं, एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। तो यानी जो अकाउंट्स हम बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उनमें से अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है सॉरी, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम वहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, उनमें से एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये जो डेबिट और क्रेडिट करेंगे, कौन से अकाउंट को कब डेबिट या क्रेडिट करेंगे, हम अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जानने के पहले हमको ये समझना होगा कि जो डेबिट क्रेडिट करना है उसके क्या रूल्स हैं। तो हमारे सिलेबस में हम जानते हैं कि दो तरीके के रूल्स दिए गए हैं, ट्रेडिशनल रूल्स जिसको हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं, और एक आपका मॉडर्न रूल है, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी इसको बोलते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनल जो रूल्स हैं या ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें क्या बोला गया है। उसमें बोला गया है कि जो अभी हमने जो अकाउंट्स को तीन भागों में बांटा, अभी हमने अकाउंट्स को कौन से भागों में बांटा, तो एक है पर्सनल, इम्पर्सनल भी दो था, रियल था और नॉमिनल था। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो सबसे पहले हम जो अकाउंट बनाएंगे, एक ट्रांजेक्शन हुआ है, हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे बच्चों, हम उसके बारे में अभी समझ रहे हैं। तो अभी मान लीजिए कि मैंने एक ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लीजिए कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अभी पर्सनल अकाउंट अगर उसमें अगर पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो हम पर्सनल अकाउंट में क्या देखेंगे कि रिसीवर कौन है, वो जो पर्सन है वो रिसीवर है या गिवर है। अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, या गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। वैसे ही अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में हम क्या देखेंगे, अगर वो हमारे बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर वो हमें बिजनेस से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। वैसे नॉमिनल अकाउंट में, जो नॉमिनल तो हमें दिखता नहीं है, तो हम ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में या तो हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस या लॉसेस वगैरह होता है उसको डेबिट करते हैं, या इनकम या गेन्स वगैरह होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अभी जो अकाउंट्स मैंने बनाया वो इन्हीं अकाउंट्स, इन तीनों में किसी एक, इस ट्रेडिशनल अप्रोच में इन तीनों में से किसी एक अकाउंट में फॉल करेगा। फॉल करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो जो अकाउंट है वो रिसीव, अगर पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो हम चेक करेंगे कि रिसीवर है कि गिवर है। अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। वैसे ही अगर रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि वो रियल अकाउंट हमारे बिजनेस में आ रहा है या हमारे बिजनेस से जा रहा है। अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और हमारे बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो हम देखेंगे कि वो एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस या लॉस है तो उसको डेबिट करेंगे, इनकम या गेन है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल अप्रोच। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न रूल में क्या बोला गया है और उसका अप्रोच क्या है, वहां डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है। तो अभी हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, हमारे जो अकाउंट्स वगैरह हैं उसको हम एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, इन 5 कैटेगरी में जनरली हम डिवाइड कर लेते हैं अकाउंट्स को। हम जो अकाउंट हमने बनाया है हम देखेंगे हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है कि इनकम है कि एक्सपेंस है कि कैपिटल है। और उसके बाद अगर एसेट है तो अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट कमेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। वैसे अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी अगर घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। अगर इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, इनकम घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अगर कमेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। कैपिटल है, कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। इसमें हम ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम ड्राइंग का बात करें, तो ड्राइंग में अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो ये हमारे अप्रोच है कि हाँ एसेट। अब हम डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, एसेट मतलब जो जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलने वाला है फ्यूचर में। अब वो फ्यूचर कब का है वो नहीं पता,
1 साल का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। अगर हमको इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। लायबिलिटी का मतलब होता है अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन मतलब मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं किसी को बेनिफिट दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। इनकम का मतलब आप सबको पता है, इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब होता है जैसे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने हाँ जो पैसा हम कमा रहे हैं वही हमारे लिए इनकम होगा, ठीक है। एक्सपेंस मतलब हमारा खर्चा, जो बिजनेस का खर्चा है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। इनकम का मतलब अगर बात करें सेल्स वगैरह जो होता है, ये सब हमारे इनकम होते हैं। इंटरेस्ट अगर हम रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव, हाँ बिल्कुल, तो ये सारे हमारे इनकम है। वैसे अगर हम एक्सपेंस का बात करें तो सैलरी हुआ, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो उसका खर्चा हुआ, तो ये सारे हमारे एक्सपेंस हुए। कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर जो है, बिजनेस का जो ओनर है, जो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उस मनी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग है जो कैपिटल इन्वेस्ट है, या तो इस कैपिटल से पैसा अगर मालिक निकाल रहा है बिजनेस से, या फिर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट तो हमें पता चलता है लास्ट में हमने अर्न किया है, लेकिन उस प्रॉफिट का पार्ट अगर बिजनेस मैन, जो बिजनेस ओनर है, वो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए निकाल रहा है, तो उस अमाउंट्स को हम बोलते हैं ड्राइंग। तो इन शॉर्ट में मैंने बता दिया कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, और ये क्या था, ये कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा था कि अप्रोच कौन कौन से हैं डेबिट क्रेडिट करने के। हमने दोनों अप्रोच सीखा। हम कुछ एग्जांपल्स, 2-4 एग्जांपल लेते हैं कि हाँ हम इन अप्रोच के थ्रू कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। हम 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं और डिस्कस करते हैं उसके रिगार्डिंग। मिटा लूँ थोड़ा मैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लीजिए कि अभी मैं बात करता हूँ सैलरी पेड। अच्छा, इसके पहले ना एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं तो ज़्यादा सही तरीका रहेगा। ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है ना, ये ट्रांजेक्शन 3 तरह के होते हैं। एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट, और एक होता है पेपर। कैश ट्रांजेक्शन जो होता है, जो जहाँ पे हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो उसी टाइम हो जा रहा है, ट्रांजेक्शन जब हो रहा है तभी हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो जा रहा है, तो उसको हम कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। सॉरी, अच्छा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब इनफ्लो उस समय नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, तो वैसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बट उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन आउटफ्लो इनफ्लो कैश का फ्यूचर में होगा, तो वैसे ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और पेपर ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन जो सिर्फ बुक एंट्रीज हैं, जिसका कोई फ्यूचर में ना ही इनफ्लो होगा ना ही आउटफ्लो होगा, तो वैसे इन ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेपर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ डिप्रिसिएशन जो होता है, ये जो डिप्रिसिएशन है इसका कोई आउटफ्लो नहीं है, ना ही आज आउटफ्लो है ना ही इन फ्यूचर आउटफ्लो होने वाला है, लेकिन हम इसका एंट्री तो करते हैं, तो ये हमारा जो होगा वो पेपर ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड कैसे करें। तो मैं अगर बात करूं कि दैट मींस नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर नोन एज पेपर ट्रांजैक्शन। नहीं, नॉन कैश नहीं, फ्यूचर में वो कभी वो इनफ्लो या आउटफ्लो आज भी नहीं हो रहा है और इन फ्यूचर भी नहीं होगा, वो जस्ट बुक एंट्रीज है उसके रिगार्डिंग। वो सिर्फ एक एंट्री मैंने कर दिया प्रेजेंटेशन के पर्पज से, लेकिन उसका कोई फ्यूचर में इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होने वाला और आज भी नहीं हो रहा, वैसे को हम पेपर ट्रांजेक्शन कहेंगे। अच्छा, अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे एंट्री करेंगे। पहला मैं लिखता हूँ सैलरी पेड ₹1000। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ परचेज्ड गुड्स, गुड्स नहीं लेता हूँ, फिर मेरे को उसके लिए चलिए मैं गुड्स ही ले लेता हूँ। गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1000 एंड बाय कैश ₹500। फिर मैं एक और बात कर लूँ, कैश सेल्स ₹2000। अच्छा, अगर मैं पहला ट्रांजेक्शन का एंट्री करना चाहूँ, सैलरी पेड ₹1000, तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, खुद के दिमाग लगाइए कि एक बिजनेस है, मान लीजिए ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, यहाँ पे वर्कर्स बहुत सारे हैं, ये वर्कर्स हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस जो है, बिजनेस इन वर्कर को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, राइट। सैलरी देने का मतलब क्या होता है, कैश दे रहा है। अब ये कैश जो दे रहा है ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, अगर हम बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, वर्कर इन्वॉल्व है,
कैश इन्वॉल्व है, और ये जो पैसा दे रहा हूँ ये क्यों दे रहा हूँ, रीज़न क्या है इसका, एक रीज़न इन्वॉल्व है, एक रीज़न इन्वॉल्व है। तो ये वर्कर जो हो गया वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया क्योंकि पर्सन है। कैश जो है दिखता है, छू भी सकते हैं, तो ये रियल हो गया। और रीज़न जो है, रीज़न क्या है, मैं पैसा देने का क्या पर्पस है, मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो सैलरी जो हो गया वो क्या हो गया, रीज़न हो गया। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि अब मेरे को सिंस ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, यहाँ तो 3 आ गए, तो अब मेरे को कोई 2 को रिकॉर्ड करना है, तो मैं किसको रिकॉर्ड करूँगा, ये मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इन सिंपल अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पे तीनों चीज़ें हों, पर्सनल अकाउंट भी हो, रियल भी हो और नॉमिनल भी हो, तो हमेशा हम प्रेफरेंस किसको देंगे, रियल और नॉमिनल को देंगे, हम पर्सनल अकाउंट को प्रेफरेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, एक सिंपल से एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास, मान लीजिए आपका उधार राशन किसी दुकानदार के पास से आता है और आप नगद भी सामान दूसरे दुकान से खरीदते हैं या उसी दुकान से खरीदते हैं मान लीजिए। तो अब एक चीज़ समझिए, आप जिस दुकान से आप उधार सामान खरीदने जाते हो उसने आपके नाम का एक खाता मेंटेन करके रखा है, आप जब भी सामान खरीदते हो वो लिख लेता है कि राम ने फलाना ने इतना रुपए का सामान खरीदा। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये का सामान उस दुकानदार से खरीदा। अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इन तीनों में ये दोनों ही क्यों लेना है, इसको क्यों नहीं लेना है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आपको भी सोचना पड़ेगा हर एक ट्रांजेक्शन के लिए कि अगर तीनों जहाँ पे एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो वहाँ हम इन 2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे को कौन सा 2 रिकॉर्ड करना है। तो मान लीजिए कि 100 रुपया मैंने सामान खरीदा दुकानदार से उधार में ऑन क्रेडिट। अब बताओ कि वो 100 रुपया जब वो दुकानदार के हिसाब से आप सोचो कि वो क्या करेगा, वो आपको सामान देगा, और फिर आपका नाम मेंटेन करेगा ना, क्योंकि 100 रुपये का आपने सामान खरीदा, आपको बाद में पैसा देना। तो अगर वो नहीं लिखेगा कि मेरे को राम से या फलाना से 100 रुपया लेना है, तो फिर आप तो देना अगर भूल गए तो उसका तो लॉस हो जाएगा ना, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपका नाम तो वो लिखेगा कि हाँ भैया मैंने राम को 100 रुपये का सामान बेचा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट को लिखना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ तो कैश इन्वॉल्व है नहीं क्योंकि आपने उधार खरीदा है, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और रीजन क्या है, वो नाम लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने सेल किया है, तो वो सेल जो हो गया वो क्या है, सेल जो हो गया वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो हम यहाँ पे पर्सनल और नॉमिनल को रिकॉर्ड करें, हम रियल अकाउंट आ ही नहीं रहा है, राइट। अगर हम बात करें, हमने मान लीजिए क्रेडिट की जगह मैंने कैश परचेस किया, उसने कैश सेल्स किया, दुकानदार के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ, तो उसने कैश सेल्स किया। तो अब एक चीज समझिए, आप कैश सेल्स का हो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, आप दुकानदार के पास गए, आपने 100 रुपया दिया दुकानदार को, दुकानदार ने आपको जो भी, मान लीजिए कि आपने कुछ खरीदा, मान लीजिए ऐसे ठीक है कुछ खरीदा, या कुछ पेन खरीदा आपने, तो आपके पास पेन आया और आपके पास से 100 रुपया गया। अब वो दुकानदार के पास हिसाब से सोचिए, दुकानदार के पास से क्या गया, पेन गया, और उसके पास क्या आया, कैश आया। और किसने दिया, तो मान लीजिए राम ने पेन खरीदा तो राम ने दिया। अब बताइए वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो तो कैश रिकॉर्ड करेगा, और उसका सामान गया तो वो भी रिकॉर्ड करेगा कि बाद में मिलेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि सामान अगर बेच रहा हो, नहीं रिकॉर्ड करेगा कि भाई मैंने एक पेन मैंने बेच दिया, तो बाद में काउंटिंग में कैसे मैच करेगा, तो उसको पेन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी उसको राम का नाम रिकॉर्ड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझिए कि आपने पेमेंट किया है, ठीक है, आपने पेमेंट किया है, आपने सैलरी पेमेंट किया है, तो आपने कैश दिया है, तो कैश आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कैश अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपका कैश मैच नहीं करेगा, कैश कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको कैश रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब जिसको दिया है उसका नाम जरूरी है कि क्यों दिया है वो जरूरी है, सिंपल सा बात है, क्यों दिया है, क्योंकि जिसको दिया है क्यों दिया है तो पता चल जाएगा ना, रीजन से तो पता चल जाएगा ना। मान लीजिए सैलरी दिया है तो पता चल जाएगा कि हाँ सैलरी को किस किस को मैं देता हूँ, वहां से मैं देख पाऊंगा रजिस्टर के हिसाब से कि हाँ इसको मैंने दिया है। तो यहाँ पे सैलरी रिकॉर्ड करना जरूरी है, वर्कर का नाम रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमको क्या रिकॉर्ड करना है, कौन से अकाउंट्स को, अगर सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तीनों हैं, तो उनमें से कौन सा 2 इनको रिकॉर्ड करना है, कौन सा तीसरे को छोड़ना है, हमें अपने बेसिक कंसेप्ट से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। तो यानी इसका मैं ट्रांजेक्शन अगर करूंगा तो यहाँ पे कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक होगा सैलरी और दूसरा कैश। अब बताइए सैलरी हमारे लिए क्या है, सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है, अगर बिजनेस का तो पैसा जा रहा है ना, तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट में, कि जितने भी एक्सपेंस है लॉस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश क्या है, रियल है, रियल अकाउंट आया है कि गया है, तो हमने सैलरी पेमेंट किया यानी कैश गया है, और रियल जो जाता है उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं।
तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमें मिल गया ना कि हम सैलरी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, डेबिट और बाय, ठीक है, क्रेडिट और टू दोनों का मतलब सेम होता है। आप डेबिट लिखो या बाय लिखो, आप क्रेडिट लिखो या टू लिखो, दोनों का मतलब, इन दोनों का मतलब सेम होता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम दोनों में चीज़ों तरीके से इसको डेबिट के हिसाब से दिखाते हैं, इसको टू के हिसाब से दिखाते हैं। तो अगर हम इसको जनरल एंट्री बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका 1 नंबर का। हम 2 नंबर का बात करते हैं कि हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में और फिर कैश में भी। तो अब मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया, तो मेरे पास क्या आया, गुड्स आया, और क्रेडिट में किया है। अब एक चीज़ समझिए, क्रेडिट में किया तो मेरे पास और कुछ गया क्या, नहीं गया मेरे को। तो मैंने किससे खरीदा, मान लीजिए ऑन क्रेडिट रुपीज ना, फ्रॉम ए लिख देता हूं मैं। तो यानी ए ने मेरे को गुड्स दिया है ना, ये गुड्स जो है ए ने दिया, मैंने कुछ दिया क्या उसको, नहीं दिया, यानी मेरे को बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास गुड्स आया। तो अब यहाँ पे तो दो ही अकाउंट इन्वॉल्व आ रहे हैं ना, एक होता है गुड्स और एक होता है ए। तो गुड्स मेरे पास आया है, हम बिजनेस में जो गुड्स होते हैं उसको हम गुड्स अकाउंट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम उसको परचेज से दिखाते हैं। अगर मेरे पास आ रहा है, मैं खरीद रहा हूं उसको, तो परचेज बोलूंगा, परचेज अकाउंट से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं तो उसको सेल्स अकाउंट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं गुड्स के, जब भी नॉर्मल मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है, वो उसी नेचर ऑफ बिजनेस में जो गुड्स लगते हैं उसी का खरीद बिक्री करता हूं, तो मैं स्टॉक अकाउंट नहीं दिखा के, गुड्स अकाउंट नहीं दिखा के, मैं परचेज या सेल्स अकाउंट दिखाता हूं। अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं परचेज अकाउंट दिखाऊंगा, मैं खरीद रहा हूं तो परचेज अकाउंट, या मैं सेल कर रहा हूं तो मैं उसको सेल्स अकाउंट दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे परचेज इन्वॉल्व है, और ए जो है वो गिवर है, राइट। तो ए को गिवर है, पर्सनल अकाउंट है ए, तो ए गिव कर रहा है, गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार। और परचेज आप सोचिए, आपके पास गुड्स आया, परचेज से आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या परचेज, नहीं, आपको गुड्स दिख रहा है, यानी परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। और परचेज करना मेरा खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है, बिल्कुल। तो खर्चा हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए होगा, ठीक है। ए हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको इन फ्यूचर मुझे पैसा देना है, जिससे मैंने आज या पास्ट में मैंने उधार में सामान, अपना गुड्स जो है वो खरीदा है। तो ये दो नंबर का जो पहला पार्ट है क्रेडिट वाला हो गया। अब मैंने कैश में भी खरीदा है, तो मेरे पास गुड्स आया है, गुड्स को मैंने अभी बताया कि परचेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परचेज हुआ और मेरे पास कैश गया, कैश रियल अकाउंट है, ये जो है वो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट अगर जाता है बिजनेस से तो वो क्रेडिट होता है, यानी यहाँ पे इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया, समझ में आया रजनीश? यस सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड वाला जो है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब हुआ कि मान लीजिए, अब सोचिए आपको अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके सामने ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपको उस जगह पे ले जाना पड़ेगा जहां ट्रांजेक्शन हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको रिकॉर्ड क्या करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स में क्या है, समझिए, ये दुकानदार है और मैं गया मैंने उसको कितना, 2000 रुपया, ये कंपनी है मेरा, और ये मेरा जो कस्टमर आया, उसने 2000 रुपये मुझे कैश दिया, मेरे पास कैश आया और मैंने उसको गुड्स दिया, राइट। तो अब एक गुड्स दिया, मैंने बोला गुड्स अगर हम सेल करेंगे तो उसको हम सेल्स अकाउंट दिखाते हैं, यानी सेल हुआ और पैसा आया, कैश अगर आता है, 3 नंबर हम बात करें, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो अगर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और सेल्स हमारा इनकम है, और इनकम हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ऐसे ही बच्चों आप सबको सोचना पड़ेगा कि हर एक ट्रांजेक्शन आपके सामने हो रहा है, और आप देखिए कि वहाँ पे क्या आपको दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, उस हिसाब से आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करिए। और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो गोल्डन रूल है, उस रूल के हिसाब से आप उसको डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मॉडर्न रूल के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ कि वहाँ पे कैसे हम सोचते हैं, तो मैं कैश सेल्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, जो 2000 का भी सेल्स हुआ। अब देखिए यहाँ पे कैश जो है हमारा क्या है, हमने 5-6 जो पार्टिकुलर्स में लिखे थे, एसेट लिखा था मैंने, लाइबिलिटी लिखा था, कैपिटल लिखा था, इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग। तो कैश क्या है, सबसे पहले देखते हैं कैश हमारा क्या एसेट है। क्यों? क्योंकि कैश से हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट? अगर हम कैश किसी को दे देंगे तो हमको कोई सामान दे देगा, या किसी को लाइबिलिटी है मेरा, तो जो ऑब्लिगेशन है वो मेरा ऑब्लिगेशन नहीं देना पड़ेगा, ये बेनिफिट मेरे को मिलेगा। मतलब इन फ्यूचर मेरे को इससे बेनिफिट मिलने वाला है।
तो बेनिफिट मिलने वाला तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेल्स जो है वो हमारा क्या है, हमने पहले ही देख लिया था, सेल्स इनकम हो रहा है हमारा, तो सेल्स हो गया इनकम। तो अगर सेल्स है, इनकम है, इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है, सेल करने से बढ़ रहा है, तो इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करते हैं, मैंने लिखा था, आप अगर आप देखो बैक करके तो इनकम जो होता है बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। और एसेट जो है, कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, कैश सेल कर रहे हैं तो आ रहा है, तो एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट होता है, यानी हमारा फिर कैश को हम डेबिट करेंगे और इनकम यानी सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो दोनों अप्रोच से हमारा जो क्या एंट्री करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो सेम आएगा, सेम लॉजिक से। लॉजिक थोड़ा अलग होगा हमारा, लेकिन हमारा जो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो हमारा सेम आएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।